हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो कि काफ़ी पहले हमने शूट किया था, उसमें हमने आपको देवेंद्र दुबे की कहानी का पहला भाग काफ़ी विस्तार से हमने बताया था और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं देवेंद्र दुबे की कहानी का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 1989 में इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र देवेंद्र दुबे, जो मोतिहारी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ से उसकी जिंदगी डाइवर्ट होती है। होता यह है कि राजपूत बनाम ब्राह्मण छात्रों के बीच जो अदावत चल रही थी, जो तनाव चल रहा था, उसी का नतीजा होता है कि देवेंद्र दुबे 1989 की गर्मियों में तीन राजपूत जाति के दबंग लड़कों यानी छात्रों की हत्या कर देते हैं। और उनकी हत्या करने के बाद देवेंद्र दुबे भागकर असम चला जाता है और असम में जाकर वो उस समय के नॉर्थ ईस्ट के एक बेहद खतरनाक उग्रवादी संगठन उल्फा से जाकर जुड़ जाता है, जिसे स्थानीय तौर पे अल्फा कहा जाता था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बाद में भारत सरकार ने क्रैकडाउन किया और देवेंद्र दुबे समेत पूरा का पूरा उल्फा संगठन पकड़ा गया। देवेंद्र दुबे को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से गिरफ्तार किया गया और उसे गिरफ्तार करके 91 में बिहार लाया गया। बिहार में यहाँ लाने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और एक अंडर ट्रायल अपराधी के तौर पर, क्योंकि उनके ऊपर बिहार में तीन तीन हत्याओं का मुकदमा था, तो देवेंद्र दुबे को मोतिहारी जेल में रखा गया। जिस वक्त देवेंद्र दुबे को मोतिहारी लाया गया, उस वक्त तक बिहार की राजनीतिक फिजा बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अब यहाँ स्थिति ये हो गई थी कि पहले जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देवेंद्र दुबे के बिहार छोड़ने के समय में, तो अब बिहार में लालू यादव की सरकार बन चुकी थी। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री लालू यादव ने बिहार में दलित और पिछड़ों का एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन ने बिहार में एक नया सामाजिक समीकरण विकसित किया। उसी सामाजिक समीकरण के कारण ही बिहार में अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई शुरू होती है और वह लड़ाई आगे चल करके बहुत जल्दी ही लालू यादव के सत्ता के आने के एक वर्ष के अंदर ही वो संघर्ष हिंसक हो जाता है। साथ ही साथ उत्तर बिहार में सवर्ण जो दबंग थे, जिनका काफी ज्यादा वर्चस्व था उत्तर बिहार में, तो सवर्ण दबंगों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उत्तर बिहार में लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, तो वो सामने आए और उन्होंने कई तिकड़म लगा करके, हालांकि ब्रिज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग के छात्र रहे थे, काफी मेधावी छात्र थे और लालू यादव की सरकार में मंत्री बने, लेकिन बड़े ही खुराफाती दिमाग के भी व्यक्ति माने जाते थे। तो ब्रिज बिहारी प्रसाद ने निजी तौर पे तो कोई हत्या या किसी वैसे उस तरह के वारदात को जन्म नहीं दिया था, अंजाम नहीं दिया था। हाँ, घोटालों में उनका जरूर नाम आया था, मेधा घोटाला, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन में घपलेबाजी हुई थी और उस घपलेबाजी में इनका नाम आया। बाद में मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए। लेकिन उत्तर बिहार में खासतौर पे मुजफ्फरपुर, जहां पर कि रघुनाथ पांडे, छोटन शुक्ला और भुटकुल शुक्ला जैसे भूमिहार क्षत्रपों का एक छत्र शासन चलता था, तो उनको चुनौती दे रहे थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री थे और बाद में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी बने। तो देवेंद्र दुबे ने मोतिहारी जेल में रहते हुए एक अपने लिए संगठन बनाया। हालांकि शुरुआत में उसमें कई सारे ब्राह्मण नौजवानों को उन्होंने जोड़ा, लेकिन आगे चल करके उत्तर बिहार के कई सारे दूसरी जातियों के बाहुबली भी, जैसे भूमिहार जाति के, ब्राह्मण जाति के कुछ राजपूत लोग भी उनके संगठन से जुड़े, उनसे उनके संपर्क में आए और देवेंद्र दुबे ने पूरे चंपारण इलाके में और तिरहुत क्षेत्र में, यानी मुजफ्फरपुर का जो बेल्ट है वैशाली का, इस पूरे इलाके में उन्होंने अपना आपराधिक साम्राज्य काफी ज्यादा फैला लिया। देवेंद्र दुबे अपहरण से लेकर के तमाम तरह के आपराधिक वारदातों को जन्म देते और इसके कारण क्या था कि जो भी कमाई उनको होती, उस कमाई को वो खर्च करते अपने लोगों के बीच। तो इसकी वजह से देवेंद्र दुबे की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। न सिर्फ अपनी जाति के लोग बल्कि वो गरीबों के बीच भी काफी पैसा बांटते थे, जिसकी वजह से देवेंद्र दुबे की पॉपुलैरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरी ओर मोतिहारी के यानी चंपारण क्षेत्र के राजपूत जाति के जो लोग थे, उनको चाहिए था अभय सिंह और उसके भाई
की जो हत्या हुई थी, उस हत्या का बदला वो देवेंद्र दुबे से लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई मौका उनको मिल नहीं पा रहा था। तो इसी बीच बृजबिहारी प्रसाद के सौजन्य से एक राजपूत समाज में एक दबंग फिर से पैदा होता है और उसका नाम था विनोद सिंह। विनोद सिंह बड़ा ही शातिर किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने अपनी सुरक्षा के पहले तो बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए और साथ ही साथ एक्सटोर्शन, अपहरण और जबरन वसूली, मैंने हर तरह के आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देता। अपहरण तो हमने आपको बताया ही। तो वो अपने तरीके से अपना काम कर रहा था और देवेंद्र दुबे अपने किस्म से अपना काम कर रहे थे। और अब मोतिहारी शहर में या उत्तर बिहार के उस इलाके में जितने भी शहर थे वहां के व्यापारियों से ज्यादा एक्सटोर्शन करने की होड़ मच गई थी विनोद सिंह गैंग और देवेंद्र दुबे गैंग के बीच। इसमें भी काफी ज्यादा खून बहा, कई सारे लोग उसमें मारे गए। हम आपको जैसा कि बता ही चुके हैं कि विनोद सिंह को बृजबिहारी प्रसाद जो मंत्री थे लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में, और साधारण मंत्री नहीं थे बल्कि बहुत ताकतवर और काफी दबंग प्रवृत्ति के मंत्री थे, उनकी पत्नी रमा देवी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और लोकसभा में सांसद भी हैं। जब देवेंद्र दुबे को विनोद सिंह से बहुत ज्यादा खतरा महसूस होने लगा, तब देवेंद्र दुबे ने तय किया कि विनोद सिंह को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि चाहे वो एक्सटोर्शन का धंधा हो और चाहे अपहरण का धंधा हो या किसी भी तरह की वसूली का धंधा हो, इन तमाम धंधों में देवेंद्र दुबे के गैंग का जो गैंग था, उस गैंग के मार्ग में जो कांटे पैदा कर रहा था, जो कांटे बिछा रहा था, वो कौन था? तो वो था विनोद सिंह। तो इस वजह से विनोद सिंह को अपने रास्ते से हटाना देवेंद्र दुबे का परम लक्ष्य बन गया। देवेंद्र दुबे चाहते थे कि वो किसी तरीके से विनोद सिंह को अपने रास्ते से हटा दें और ताकि उस पूरे इलाके से जितनी भी उगाही हो सके उस पर उनका एक छत्र अधिकार हो। और ये सब कुछ देवेंद्र दुबे जेल से कर रहे थे। इसके लिए देवेंद्र दुबे ने अपने तार कई इलाकों में दौड़ाए। उन्होंने पटना के नूनू सिंह, जो भूमिहार जाति का एक बहुत बड़ा दबंग था, जिसको कि बाद में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। फिर उत्तर प्रदेश का जो श्री प्रकाश शुक्ला गैंग था, वहाँ के कई शूटर्स को उन्होंने अपने संपर्क में उससे उन्होंने संपर्क किया। फिर उनका संपर्क हुआ ये मोकामा के सूरजभान सिंह से भी उनका संपर्क हुआ। उनका फिर संपर्क हुआ छोटन शुक्ला से, भुटकुन शुक्ला से। तो पूरे के पूरे उत्तर बिहार के जितने भी बड़े बड़े दबंग थे, राजन तिवारी उनके काफी करीबी थे देवेंद्र दुबे के, तो इन सबों से उनका संपर्क बढ़ता चला गया और उनके गैंग का आकार भी बढ़ता गया, उसकी ताकत भी बढ़ती गई। उस समय मोतिहारी के जो एसपी थे, उनका नाम था अनुराग गुप्ता। तो अनुराग गुप्ता ने देवेंद्र दुबे के साम्राज्य को, आपराधिक साम्राज्य को तोड़ने की भरपूर कोशिश की और इसमें देवेंद्र दुबे के खिलाफ सरकार भी पुलिस के साथ थी, क्योंकि देवेंद्र दुबे कहीं ना कहीं सवर्णों का नेतृत्व कर रहे थे या प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो रुझान था वो सवर्णों के प्रतिकूल माना जाता था। हम ये नहीं कहते कि था, लेकिन उसको माना जाता था सवर्णों के खिलाफ। तो इस वजह से अनुराग गुप्ता जो एसपी थे, उन्होंने देवेंद्र दुबे के साम्राज्य को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और इसी बीच 1995 का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव सामने आ गया। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक उत्तर बिहार के सहरसा क्षेत्र से दबंग थे, उनका नाम है आनंद मोहन, जो इस समय डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो आनंद मोहन ने एक नई पार्टी का गठन किया था, बिहार पीपल्स पार्टी, बीपीपी, बिहार पीपल्स पार्टी। तो उस पार्टी से मुजफ्फरपुर से सटे एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे छोटन शुक्ला। तो छोटन शुक्ला चुनाव के समय ही, जब वो इलेक्शनरिंग में लगे हुए थे, इलेक्शनरिंग यानी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उसी दौरान कहते हैं कि मंत्री बृजबिहारी प्रसाद के शह पर उनको घेर करके पुलिस की वर्दी में
कुछ लोगों ने घेर कर और रास्ते में ही हत्या कर दी। जब छोटन शुक्ला, हालांकि वो बहुत बड़े दबंग थे छोटन शुक्ला, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। और सब में माना जाता है कि मंत्री बृजबिहारी प्रसाद का बहुत बड़ा हाथ था। इसी 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में देवेंद्र दुबे मोतिहारी के नजदीक ही गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। और उनको उस समय नीतीश कुमार की जो नई नवेली पार्टी थी समता पार्टी, उससे टिकट भी मिल गया था। लेकिन चूंकि देवेंद्र दुबे की छवि बहुत अच्छी नहीं थी, आपराधिक पृष्ठभूमि था और जेल में बंद थे, तो इस वजह से जो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर इसका विरोध हुआ। लेकिन तब तक चुनाव आयोग ने देवेंद्र दुबे को गोविंदगंज सीट पर समता पार्टी का सिंबल अलॉट कर दिया था। इस वजह से चुनाव तो समता पार्टी के टिकट पर लड़े देवेंद्र दुबे, लेकिन आगे चलकर पार्टी ने उनका समर्थन उस सीट पर नहीं किया। चुनाव प्रचार में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बावजूद इसके देवेंद्र दुबे 1995 का चुनाव भारी मतों से जीत गए। हालांकि चुनाव जीतने के पहले देवेंद्र दुबे पिछले कई वर्षों से 3-4 वर्षों से जेल में बंद थे, मोतिहारी जेल में बंद थे। लेकिन चुनाव जीतते ही उनको बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। अब जेल से बाहर आने के बाद देवेंद्र दुबे ने अपने आप को और भी बहुत ज्यादा संगठित किया और उन्होंने बृजबिहारी प्रसाद के खिलाफ श्री प्रकाश शुक्ला गैंग का समर्थन हासिल किया, सूरजभान सिंह का जो मोकामा के हैं उनका समर्थन हासिल किया। और राजन तिवारी उनके बेहद करीबी थे ही, जो कि उनको राजनीतिक तौर पे भी काफी सहयोग करते थे। राजन तिवारी बाद में राजन तिवारी गोपालगंज से विधायक भी बने। तो ये सारे लोग देवेंद्र दुबे के नेतृत्व में उत्तर बिहार में लामबंद हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, खासतौर पर उनके मंत्री बृजबिहारी प्रसाद के खिलाफ। विधायकी हासिल होने और जेल से बाहर निकलने के बाद देवेंद्र दुबे अपने आप को अब बहुत ज्यादा संगठित कर ही रहे थे। और साथ ही साथ उनको बृजबिहारी प्रसाद और विनोद सिंह से लगातार चुनौती मिल रही थी। यानी मोतिहारी क्षेत्र में राजपूत और पिछड़ा, इन दोनों का गठबंधन था देवेंद्र दुबे के खिलाफ। अब देवेंद्र दुबे ने एक्सटोर्शन से होने वाली उगाही पर और भी ज्यादा फोकस किया और उनका प्रयास था कि इस मामले में जल्दी से जल्दी विनोद सिंह से उनको छुटकारा मिल जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोतिहारी के व्यापारियों से उगाही कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक हैसियत हासिल करके वे अपने आपराधिक साम्राज्य को और ज्यादा फैला सकें। और जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इन सभी प्रयासों में काफी ज्यादा खून खराबा हुआ कर रहा था। उत्तर बिहार के क्षेत्र में काफी सारे लोग मारे जा रहे थे, दोनों पक्ष के लोग मारे जा रहे थे, मंत्री के लोग भी मारे जा रहे थे, विनोद सिंह के लोग भी मारे जा रहे थे और देवेंद्र दुबे के लोग तो मारे जा ही रहे थे। तो काफी ज्यादा हिंसक खेल चल रहा था उत्तर बिहार में, उस क्षेत्र में जो चंपारण का इलाका कहलाता है। देवेंद्र दुबे को विधायकी हासिल होने के बाद 3 और वर्ष बीत गए और फिर आया 1998 का लोकसभा चुनाव। 1998 के लोकसभा चुनाव में बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी, जो इस समय भाजपा से सांसद हैं, उनको लालू यादव की पार्टी ने टिकट दे दिया और इस तरीके से रमा देवी मोतिहारी से लालू यादव की पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट बन गई। तो एक तरफ देवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी से मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी ओर उस सीट पर रमा देवी लालू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और लालू यादव की पार्टी उस समय सत्ता में थी। 22 फरवरी 1998 को मोतिहारी लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान हुआ और उस दिन उस सीट पर काफी जोर आजमाइश हुई, क्योंकि वो दौर था बैलेट पेपर से वोटिंग का और ईवीएम और ये तमाम चीजें अभी नहीं आई थी। तो उस समय पोल रिगिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था, बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चर कर लेना, ये तमाम चीजें, हिंसा के जरिए मतपत्रों को फाड़ देना, ये बैलेट बॉक्स को लूट लेना, ये तमाम चीजें चला करती थी। और इसके लिए कैंडिडेट्स इस बात का प्रयास करते थे कि जिन इलाकों में या जिन सेगमेंट्स में किसी लोकसभा या विधानसभा सीट के जिन सेगमेंट्स में उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां पर मतदाताओं को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, इसके लिए हर कैंडिडेट
जीतोड़ कोशिश करता था। तो एक तरफ रमा देवी ने विनोद सिंह जो उनके प्रचार की कमान संभाले हुए थे, तो रमा देवी और विनोद सिंह और ब्रिजबिहारी प्रसाद, इनका जो गुट था वो अपने कैंडिडेट, अपने अपने वर्चस्व वाले जहां पर उनके लिए ज्यादा वोट थे, उन इलाकों को इंटैक्ट किए रखने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर राजन तिवारी और देवेंद्र दुबे और उनके सहयोगी अपने इलाके में तो चाहते थे कि कोई सेंधमारी नहीं कर सके, लेकिन दूसरी ओर उनका यह भी प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे के इलाके में वो सेंधमारी कर सकें। तो ये प्रयास दोनों तरफ से खूब चला। मतदान पूरा हुआ 22 फरवरी 1998 को, और शाम को देवेंद्र दुबे राउंड पर निकले अपनी जीप में बैठ करके कि किन किन इलाकों में किस पैटर्न पर वोटिंग हुई है मोतिहारी सीट के लिए। तो इसका पता करने के लिए देवेंद्र दुबे अपनी जीप में बैठकर अपने 5-6 लोगों के साथ अपने घर से, अपने गांव से निकले। इसी तरह राउंड पर घूमते हुए देवेंद्र दुबे गोविंदगंज सीट के एक गांव बड़ियरिया में पहुंचे और वहां पर अपने एक मित्र के दरवाजे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और राजन तिवारी से कहा कि उनके मित्र के दरवाजे को वो नॉक करे, खटखटाए और उनको बाहर बुलाएं, ताकि वो जायजा ले सकें कि बड़ियरिया गांव में लोकसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग पैटर्न था वो कैसा रहा है। इसका पता करने के लिए उन्होंने राजन तिवारी को भेजा। लेकिन कहते हैं कि उसी समय विनोद सिंह अपने लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर कि देवेंद्र दुबे अपने मित्र से मिलने पहुंचे थे। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा था वो सिर्फ और सिर्फ राजन तिवारी थे और बाकी 5 लोग गाड़ी में ही थे। राजन तिवारी भाग्यशाली थे कि वो गाड़ी में नहीं थे, वरना उस दिन उनके लिए भी भयानक खतरा सामने मौजूद होता। तो हुआ ये कि विनोद सिंह अपने लोगों के साथ भरपूर असलहों के साथ कई गाड़ियों में आता है और देवेंद्र दुबे की गाड़ी को घेर लेता है। और कहते हैं कि AK-47 से सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है देवेंद्र दुबे की गाड़ी पर, और उस गोलीबारी में कहते हैं कि उनकी गाड़ी पर तकरीबन 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। देवेंद्र दुबे के शरीर में दर्जनों गोलियां लगी थी और बाकी जो लोग थे उनके शरीर में भी दर्जनों गोलियां लगी थी, और सारे के सारे लोग जो गाड़ी में मौजूद थे, जिनकी संख्या तकरीबन 5 या 6 बताई जाती है, सब के सब मौके पर ही मारे गए। अगर कोई बचा तो सिर्फ एक थे, राजन तिवारी, क्योंकि वो उतर गए थे देवेंद्र दुबे के ये कहने पर कि वो उतरकर और सामने के घर से उनके मित्र को नॉक करके यानी दरवाजा खटखटाकर उनको बुलाए। इस तरीके से देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाती। कहते हैं कि मौके पर विनोद सिंह और उसके लोग तो थे ही, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है उस मौके पर मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद भी मौजूद थे। तो इस तरीके से देवेंद्र दुबे का खात्मा हुआ। देखिए, देवेंद्र दुबे के जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई वो तो अपने आप में काफी रोचक हैं ही, लेकिन उनकी मौत के बाद जो फॉलो अप हुआ, जो और घटनाएं घटी, उनके मारे जाने के कारण जो घटनाएं घटी, देवेंद्र दुबे के साथियों ने जिस तरीके से उनकी मौत का बदला लेने का प्रयास किया, इसकी कहानी और भी अपने आप में ज्यादा रोचक है, जिसका नतीजा था कि पटना में काफी दबंग तरीके से मंत्री का मारा जाना और हत्याओं का एक नया सिलसिला शुरू हो जाना, गैंग वॉर शुरू हो जाना, और उत्तर बिहार में भयानक हिंसा और खूनी खेल का दौर शुरू हो जाना, ये तमाम चीजें हुई थी। और इन सब के पीछे मकसद माना जाता है कि कौन थे, तो देवेंद्र दुबे की हत्या। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक काफी खुरेजी हुई, यानी काफी खून खराबा हुआ, काफी गोलीबारी चली। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद, आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मंत्री बनी, और उनकी पार्टी के काफी कद्दावर नेता तो थे ही। ब्रिजबिहारी प्रसाद बहुत ही बड़े खुराफाती दिमाग के भी इंसान या शख्स माने जाते थे, और उन्होंने सवर्णों को काफी चुनौती दी थी। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे ब्रिजबिहारी प्रसाद। उनकी हत्या होती है। उनकी हत्या में फिर नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का, कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनकी हत्या की थी। तो वो हत्या किस तरीके से की थी, इसकी कहानी हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।